नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं नीता सिंह। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं। आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवालों के जरिए आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे खास मेहमान। तो आइए सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज के विषय कौन से हैं जिन पर कि हम चर्चा करने वाले हैं। आज के हमारे विषय हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिस पर हम चर्चा करेंगे, और दूसरा विषय है खरीफ दलहनी फसलों की खेती। इन दोनों ही विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको अपना टोल फ्री नंबर बता दें जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। इन दोनों ही नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए अब आपका परिचय कराते हैं हमारे मेहमानों से जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक आयुक्त कृषि मंत्रालय। आपका स्वागत है स्टूडियो में। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जयवीर तोमर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं शस्य विज्ञान विभाग, जनता वैदिक कॉलेज, बड़ौद, बागपत से। डॉक्टर तोमर, आपका भी स्वागत है। हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार से। डॉक्टर सुनील, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। 5वां साल चल रहा है योजना का। इस योजना के बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं कि किन लोगों को इससे फ़ायदा मिल सकता है और क्या है ये योजना। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें किसानों को हित में ध्यान में रखकर बनाया गया है कि किसान भाई बहुत आप खेती लागत लगाते हैं, मेहनत करते हैं और किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उनके फसल नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो फसल नष्ट होती है जिनसे उनकी आय पर प्रभाव पड़ती है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है, ताकि जब प्राकृतिक आपदा के कारण अगर आपके फसल पर कोई नुकसान हो तो उसकी उचित भरपाई की जाए, इसलिए ये योजना लागू की गई है। और इसमें लगभग सभी फसलों को सम्मिलित किया गया है। अलग अलग राज्य सरकार अपने क्षेत्र में जो फसल बोई जाती है उसकी प्रमुखता के अनुसार जो है राज्य सरकारें अधिसूचित करती है और ये किसान इसमें सम्मिलित होते हैं। जी, तो आइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर देखते हैं एक रिपोर्ट। मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं का फसलों पर सीधा असर पड़ता है और ऐसे में या तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं या फिर इनसे मिलने वाली कम उपज का असर किसान की जेब पर पड़ता है। ऐसे में किसान खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम की राशि केवल 5% होगी। इस योजना में किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई हैं। साथ ही शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूरी बीमित राशि दी जाए। इस योजना में सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है। अभी तक जो किसान लोन लेते थे उनका इस योजना से जुड़ना जरूरी था और फसल का बीमा करना होता था, लेकिन अब ये योजना किसान की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह बीमा कराना चाहते हैं या नहीं। साथ ही बिना लोन लेने वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रीमियम की हिस्सेदारी को बदलकर 90% केंद्र और 10% राज्य किया गया है, जो कि पहले 50-50% था। साथ ही फसल उपज डेटा देने में हुई देरी का अब तकनीकी रूप से समाधान किया जाएगा। राज्यों के पास अब उपज में कमी आधारित कवर के अलावा अतिरिक्त जोखिम कवर चुनने का भी विकल्प होगा। बात करते हैं दलहनी फसलों की खेती की। हमारे साथ डॉक्टर तोमर मौजूद हैं। डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर खरीफ फसलों की बात करें तो कौन सी दालें हैं जो कि बोई जा सकती हैं इस समय?
किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि दलहनी फसलों का शाकाहारी भोजन में विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। फसल चक्र में ये फसलें आसानी से सम्मिलित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो है सूखा सहन करने की क्षमता भी काफ़ी होती है। इसके अतिरिक्त जो है ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करती हैं। और इस समय आप जो है अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, गवार आदि फसलें जो हैं वो आपने या तो जून में उसकी बुआई कर दी होगी, या आप 15 जुलाई तक आप उसकी बुआई जो है कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट वीक चल रहा है। अगर आपके खेत तैयार है तो इस समय आप उसकी बुआई जो है कर सकते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि 15 जुलाई तक इसकी बुवाई की जा सकती है, खेत तैयार हो तो। हाँ। खेतों की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए डॉक्टर साहब? खेती की तैयारी सबसे पहले तो आप पलेवा कर लें। पलेवा करने के बाद जब उसमें उचित नमी हो तब उसमें जो है आप जो है अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो उसमें जो है सबसे पहले क्रॉस जुताई कर लें। उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। जी जी, खेत जो है वो बुआई के लिए तैयार हो जाएगा। जी, तो आप खेतों को इस तरह से तैयार कर लेते हैं, कर सकते हैं। और इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए देखते हैं, आइए ये रिपोर्ट। भारत देश में दलहनी फसलों का एक खासा स्थान है। यहाँ दालों की सबसे अधिक खपत होती है। भारत में सबसे ज्यादा दलहन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होती है। दलहनी फसलों में मुख्य रूप से अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना और मटर आदि हैं। दलहनी फसलें प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। दलहनी फसलों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाने के कारण लोगों में इसकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे में अगर किसान दलहनी फसलों की खेती करते समय कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें तो अच्छी उपज हासिल कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। दलहनी फसलें रबी, खरीफ तथा जायद मौसम में विभिन्न फसल पद्धतियों के अंतर्गत उगाई जाती हैं। अरहर, उड़द और मूंग खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं। किसान इनकी बुआई जून माह से शुरू कर सकते हैं। मध्य अगस्त तक दलहनी फसलों की बुआई करके अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। बुआई से पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करके पाटा लगा लें। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दें। खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए खेत में उचित जल निकासी का खास ख्याल रखें। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिनों बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिनों बाद करें। दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण का भी खासा ख्याल रखें। साथ ही दलहनी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं। डॉक्टर सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि पाँचवां साल शुरू हो चुका है इस योजना के लिए। किस तरह की दिक्कतें किसानों को आई इससे लाभ उठाने में? देखिए, किसानों को पहले हम लोग इनरोलमेंट केवल बैंक के माध्यम से करते थे। जो बीमा से जुड़ना चाहते थे उनके लिए केवल एक बैंक था साधन जिसमें जाके इनरोलमेंट करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर को लाए। कॉमन सर्विस सेंटर को लाने के बाद बीमा कंपनियों को दायित्व दिया गया कि आप हर एक ब्लॉक स्तर पर जाके अपना कार्यालय खोले, जिला स्तर पर प्रतिनिधि रखें, ताकि किसानों को इनरोलमेंट और उनके जो डेली का ग्रीवांसेस होते हैं योजना के बारे में बताना, उनके क्लेम के दावों का निपटान के बारे में उनकी सही सूचना देना, ये सब चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हम लोग और एक प्रावधान बनाया। इसके साथ साथ अब भी 2 साल पहले हम लोग ने क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल शुरू किया था। पहले से भी चल रही थी, लेकिन 2 साल पहले हम लोग ने पूरे फुल फ्लैज इसको कर दिया। इससे किसान अपने खुद इनरोल कर सकते हैं, अपना जो भी बीमा लेना है वो लेंगे। इसके अलावा जो सुविधाएं हैं, किस फसल के लिए बीमा हो रही है, क्या प्रीमियम राशि होगी किसानों के लिए, कितना सम इंश्योर्ड उनको मिलेगा, ये सारी सूचनाएं हम लोग देते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग एक ऐप भी बना हुआ है, जिसमें ऐप के माध्यम
माध्यम से ही सारी सूचनाएं कर सकते हैं। अब किसान भाई अपने हर एक एक्टिविटीज़ की ट्रैकिंग कर सकते हैं, ताकि हम लोग समझते हैं कि किसानों की जो कठिनाइयाँ थी वो दूर हो गई है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, किसान भाई का एक शिकायत रहती है कि हमारी जब फसल नष्ट होती है, इसमें दो तरह के सूचना फसल नष्ट होने की कैटेगरी रखे हुए हैं। एक जो व्यापक आधार पर फसल नष्ट होते हैं, उसके लिए किसान भाइयों को सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुख्यतः जो है उपज के जो आखिरी जो होते हैं मौसम में जो उपज आंकड़े होते हैं, उसके आधार पर सूचनाएं दी जाती है। राज्य सरकार सूचनाएं देती है और उसी के आधार पर क्लेम देते हैं। लेकिन कुछ स्थानीय आपदाएं में और प्लस जो खेती कटाई के बाद बेमौसम बारिश और अदर कारण से जो नष्ट होते हैं, उसमें किसानों को सूचनाएं देना आवश्यक है। इसका कारण ये है कि व्यक्तिगत आधार पर ये इसकी खेतवार आकलन होता है। अगर आप सूचनाएं नहीं देंगे तो बीमा कंपनियां या राज्य सरकार किस खेत का आकलन करेंगे? इसलिए ये खेत का आकलन जो है वो करना जरूरी है। इसमें भी कुछ शिकायतें हम लोग के पास आए थे कि हमने शिकायत किया, मेरी शिकायत दर्ज नहीं हुए, ठीक से इसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ, हमारे खेत पर जाके आकलन नहीं हुआ। इसके लिए भी हम लोग इस वर्ष में हम लोग काफ़ी चेंजेस किए हैं। और एक हम लोग जो फसल बीमा ऐप है, उसके माध्यम से ही किसानों को सूचना दें। सूचना देने के साथ ही उसमें उनकी ट्रैकिंग हो जाएगी और डॉक नंबर क्रिएट हो जाएगा कि आपकी ये सूचना जो है, आपकी फसल नष्ट हुई है, उसकी रजिस्टर्ड कर दिया गया, और उसमें आप वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। जब वो किसान उनका खेत आकलन होगा, उनकी सूचना दी जाएगी कि हाँ, आपका हम खेत पर आकलन करने आ रहे हैं, खेत आकलन के बाद क्या परसेंटेज लॉस हुआ, वो सारी चीज़ों उसमें देख सकते हैं। जी डॉक्टर सुनील, आपके लिए एक सवाल है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या है आपका सवाल? जी हेलो जी, MC राजपूत जी, पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मतलब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा में आलू प्याज लहसुन का जो बीमा होता है, नहीं होता? आलू प्याज और लहसुन का बीमा हमें नहीं मिलता, मतलब? जी मैं बताऊं, इसमें मुख्यतः जो है, मैं पहले भी चर्चा के शुरुआत में ही बोला था कि इस योजना में मुख्यतः सभी फसलें को शामिल किया गया है। लेकिन ये फसलें जो है, कौन फसल किस ज़िले में किस क्षेत्र में होंगे, इसकी अधिसूचना राज्य सरकार करती है। और मैं जहाँ तक मेरा याददाश्त है, मध्य प्रदेश में आलू और प्याज का तो कवर किया हुआ है, लहसुन नहीं है शायद अभी। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ इस समय डॉक्टर तोमर भी मौजूद हैं। डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया किस तरह से कि खेत तैयार करना चाहिए, और उसके बाद अगर हम बात करें कि बुवाई, आपने कहा कि 15 तारीख तक हो जानी चाहिए, तो क्या विधि उसकी बुवाई की होनी चाहिए? बुआई में सबसे पहले तो हम जो है वैरायटी की बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी का आप सिलेक्शन करेंगे जी। तो अरहर में इस समय जो है पूसा अरहर 16 की आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रभात है, मानक है, उपास 120 है, और मूंग में जो है पूसा विशाल है, और इसके अलावा उर्द में IPO 94-1 है। इनकी आप बुआई कर सकते हैं 15 जुलाई में जी। और इसके बाद जो है हम बात करेंगे बीज उपचार की। जब आपने बीज ले लिया तो उसके बाद बीज आप एक ये और बात ध्यान रखें कि बीज आप जो है वो प्रमाणित बीज लें, और किसी सरकारी एजेंसी या किसी विश्वसनीय जगह से बीज लें जी। ठीक है जी। और बीज लेने के बाद अगर आपने बीज मतलब किसी राज्य की एजेंसी से लिया है या किसी विश्वसनीय जगह से लिया है, तो वह बीज जो है आपको उपचार करना पड़ेगा उसके बाद, यानी कि फंजीसाइड से करना पड़ेगा, और उसके बाद वो जो है इंसेक्टिसाइड से, और फिर वो जो है राइजोबियम कल्चर से आपको उपचारित करना पड़ेगा। जब बीज उपचार की बात करें तो जी। तो जैसा कि डॉक्टर तोमर कह रहे हैं कि पहले बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है बुवाई करने से पहले, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। डॉक्टर सुनील, ये बताइए कि हम अगर प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना की बात करें तो क्या प्रीमियम भी अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग होता है? देखिए, प्रीमियम जो है हम लोग किसानों के लिए 2% खरीफ के लिए, जैसा बताया भी गया था शुरू में प्रोग्राम में, रबी के लिए 1.5%, और बागवानी फसलों के लिए
5% अधिकतम है ये। लेकिन ये हर एक फसल के लिए सम इंश्योर्ड अलग अलग होता है। हर एक क्षेत्र का जो एक उपज की वैल्यू होती है उसके आधार पर होता है। इसलिए किसान भाइयों का जो प्रीमियम दर प्रति हेक्टेयर जो अमाउंट होगा वो सम इंश्योर्ड पर डिपेंड करता है कि कितना वहाँ सम इंश्योर्ड है, इसलिए वेरी करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि जैसे धान का अगर फसल बीमा लेना है और उसका सम इंश्योर्ड 50,000 रखा हुआ है तो किसानों को 50,000 का 2% भुगतान करना होता है। बाकी अगर जो भी उसके ऊपर का प्रीमियम है जो एक्चुरियल प्रीमियम रेट पर चलता है वो सरकार वहन करती है। जी, तो इन दोनों ही विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं। क्या एक्सपेक्ट करता है? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हेलो किसान में स्वागत है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर सुनील मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं फसल बीमा योजना के बारे में। डॉक्टर सुनील, ये बताइए कि किसानों की जो मुश्किलें हैं उनको हल करने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, लेकिन सरकार के सामने किस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं? देखिए, सरकार के सामने लक्ष्य जो रखे हैं उसके आधार पर कुछ चुनौतियाँ तो है। अब लक्ष्य हमारी है कि किसान को सही समय पर तुरंत हम उनके फसल नुकसान हो और अधिकतम 1 महीने के अंदर अंदर हम उनको भुगतान कर दें। इस लक्ष्य के अगेंस्ट में हमारे पास कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां मुख्यतः ये है कि सही समय में फसल का आकलन, क्योंकि कभी कभी किसान भाई सही टाइम पर उनके जैसे स्थानीय आपदा के कारण अगर हुआ है तो उसकी सूचनाएं से नहीं दे पाते हैं, ये चुनौतियां हैं। दूसरा होता है ईल्ड डेटा में। ईल्ड डेटा जो हम लोग लेते हैं उसमें ईल्ड डेटा में कुछ डिस्प्यूट आ जाती है। उसमें हम लोग ये प्रोविज़न किया हुआ है कि जो बहुत पुरानी पद्धति से चला आ रहा है कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस आधार पर जो होता है वो ग्राम पंचायत में 4 जो होते हैं अधिसूचित फसलों के 4 या 5 ग्राम फसल कटाई प्रयोग के आधार पर ही बीमा का भुगतान होता है। किसान भाइयों को रहा हुआ है, इसमें बहुत शिकायत रहती है कि 4-5 किसान का ही आप खेत आकलन करते हैं और उसी के आधार पर आप पूरे गांव का या पूरे पंचायत का बीमा का निर्धारण करते हैं। इस सारी चुनौतियां हैं जिसके कारण हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न किए हैं कि किसानों को जितना नुकसान हो उसका सही आकलन हो, समय पर हमारे पास रिपोर्ट आए और हम त्वरित रूप से बीमा कंपनियों को भुगतान कर पाए। ये हम चाहते हैं क्योंकि इस बीमा का उद्देश्य ही हम लोग लेके चल रहे हैं कि किसान पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। एक सेटिस्फाइड किसान ही, अगर पूरा सेटिस्फेक्शन आ गया किसानों में तो हमारी डिलीवरी सिस्टम को समझेंगे बहुत उत्तम हो गई है। तो इस तरह की चुनौतियाँ हैं। अभी भी कुछ चुनौतियां हमारे ये किसान भाइयों में होता है कि चलो ये स्कीम भारत सरकार की है, हर एक साल हमको क्लेम मिलेगा, हमें क्लेम क्यों नहीं मिला। मैं किसान भाइयों से सादरपूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये स्कीम जो है भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण आपके फसल नुकसान होते हैं उसके भरपाई के लिए हुए है। जब प्राकृतिक आपदा होंगे, आपके फसल में नुकसान होगा, बीमा कंपनी इस योजना के तहत आपको जरूर भुगतान करेगी। हर एक साल ये मनी बैक पॉलिसी नहीं है, इसलिए हर एक साल अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि हर एक किसानों को इसमें मिले तो ये योजना का प्रारूप भी नहीं है और इसका उद्देश्य भी नहीं था। इसलिए किसान भाइयों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये योजना का किस किस माहौल में या किस किस उद्देश्य और कारण के कारण इसमें भुगतान की जाती है।
जी डॉक्टर सुनील, अगर बात करें क्लेम की तो किसान जो है वो किस तरह से क्लेम अपना कर सकते हैं अगर फसलों का नुकसान होता है तो? देखिए, हमने चर्चा के दौरान बता रहा था कि दो तरह के इसमें क्लेम का होता है। एक होता है कि आपका व्यापक आपदा, जैसे आपका सूखा पड़ा, बाढ़ आ गया, ये एक क्षेत्र में नहीं होता है या एक दो खेत में नहीं होता, यह व्यापक आपदा के आधार पर होता है। तो ये एक किसानों को सूचित करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए राज्य सरकार ही किसान के बिहाफ में उपज आंकड़े निर्धारित कैलकुलेशन करते हैं और जो क्षति होते हैं किसानों को उसके क्षतिपूर्ति की जाती है। लेकिन जैसे कुछ आपदाएं हैं, जैसे आपका ओलावृष्टि, जल भराव, है ना, प्राकृतिक आग लगना या हेल स्टॉर्म, ये सारे चीज़ें हैं जो किसी किसी खेतों में होते, पूरा गांव को क्षति नहीं करता है। तो इसमें हम लोग प्रावधान किए हैं कि जो पूरे गांव में जो आपदा क्षति पूरे गांव को नहीं करती है, कुछ खेतों में करती है, उसकी खेतवार आकलन स्थानीय जाके बीमा कंपनी और राज्य सरकार का ज्वाइंट कमेटी करती है और वो जाके आकलन करे। तो ये जो चीज़ें जहाँ क्षति हो रही है उसकी सूचना किसानों को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग जाके उसको आकलन कर पाएंगे। सूचना के लिए भी देखिए, पहले हम लोग 48 घंटे का समय निर्धारित किया गया था, अब 72 घंटे में आपको किसानों को, हर एक किसानों को सूचना देनी होती है। अगर आप किसी अन्य माध्यम से अगर किसान को सूचना दिया गया, जैसे बैंक को दिया गया है तो दिए हैं या राज्य सरकार को दिए हैं, तो उसको 48 घंटा और दिया गया है, मतलब 5 वर्किंग डे में ये सूचनाएं आनी चाहिए। इसलिए किया हुआ है कि अगर हम 5 दिन के अंदर अंदर सूचनाएं नहीं आएगी तो खेत में हम लोग जाएंगे तो हो सकता है खेत का बदलाव हो चुका हो, क्षति जहाँ है वो क्षति दिख नहीं रही हो या कुछ और कारण हो गया हो। तो इस कारण से हम लोग ये जो है किसानों के सहमति और उनसे विचार विमर्श करके ही ये हम लोग समय निर्धारित किए हैं। तो कुछ केस में 72 घंटे और कुछ केस में 5 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा अगर कोई क्षति हुई है। तो हमारे साथ इसमें एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि किसान ही केवल नहीं सूचना दे सकते, किसान के बिहाफ में बैंकर्स भी सूचना दे सकते हैं और राज्य सरकार भी सूचना दे सकते हैं कि ये क्षति हुई है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या है आपका सवाल? मैम, मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री बीमा फसल के तहत हमारे यहाँ मैं मतलब पिछले करीबन 20 साल से मेरा केसीसी है बैंक में, और प्रधानमंत्री फसल बीमा हर बार प्रीमियम कटता है मुझसे, और आज तक मुझे न तो बीमा प्राप्त हुआ, आलू प्याज लहसुन के लिए, गेहूं चने के लिए मिलता है, पर आलू प्याज लहसुन के लिए आज तक नहीं मिला। जी, मैं आपसे फिर यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस फसल की नुकसान होगी उसी फसल के लिए बीमा द्वारा भरपाई की जाती है। ये सहायता योजना है, एक तरह से इसमें जो क्षति होती है उसकी भरपाई की जाती है। तो अगर आपके क्षेत्र में जिस फसल की नुकसान हुई होगी उसकी भरपाई जरूर हुई होगी। जी, तो कह रहे हैं कि जहाँ पर नुकसान होगा उसी फसल के लिए भरपाई करेंगे। और अब केसीसी के लिए, आप केसीसी धारक है, आपके लिए अनिवार्य रूप से पहले बीमा करा दिया जाता था, अब ये सभी के लिए स्वैच्छिक हो गया। आप अगर चाहते हैं कि फसल बीमा योजना में नहीं जुड़ना चाहते हैं या किसी कुछ फसल के लिए जुड़ना चाहते हैं, कुछ फसल के नहीं जुड़ना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन है। कि पूरे कोई जरूरी नहीं कि आपने जितना केसीसी लिया वो सारे फसल का हम बीमा कराएं। आपके अनुराध में अगर लग रहा है कि आपको इस फसल के लिए नुकसान नहीं होता है तो हम क्यों प्रीमियम दे, आपकी इच्छा के अनुसार है। आप बैंक में जाइए, बैंक में जाके आप एक लिखित आवेदन दे दीजिए, एक परफॉर्मा दिया हुआ बैंक में हर एक में कि मैं इस फसल का मैं बीमा नहीं कराना चाहता। तो वो गेहूं और चने के लिए करा सकते हैं और आलू प्याज और लहसुन के लिए ना कराएं। ये अपने क्षति कैसे है, आपकी क्षति के अनुसार ही आप अपना इसमें डिसीजन लीजिए कि क्या कराना है। डॉक्टर तोमर भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर तोमर से हम बात कर रहे हैं कि दलहनी फसलों की खेती किस तरह से की जाए। डॉक्टर तोमर, आपने बताया कि 15 जुलाई तक आप अपने खेतों को तैयार करके बुवाई कर दें दालों की। अब ये बताइए कि खाद और सिंचाई की किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए इसमें? खाद की इसमें जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है इसमें 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटाश की आवश्यकता पड़ती है इसमें 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खाद में आप ये ध्यान रखें कि आप इसमें डाई अमोनियम फास्फेट से जो फास्फोरस है वो ना दें, सिंगल सुपर फास्फेट से आप इसमें जो है फास्फोरस की मात्रा दें, क्योंकि उस सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम आपको अतिरिक्त मिलेगा और सल्फर मिलेगा और उसमें जिंक भी मिलेगा 3%। तो आप सिंगल सुपर फास्फेट से जो है वो फास्फोरस की पूर्ति करें।
जी। और नाइट्रोजन की इसमें बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन होती है उसमें इस पौधे में जो दलहनी फसलों के पौधे होते हैं उसमें गांठ पाई जाती है, ठीक है, नोडूल बोलते हैं उसे। तो उसमें वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का अपने लिए और आने वाली फसल के लिए भी उसमें स्थिरीकरण करता है नाइट्रोजन का। तो इसमें फास्फोरस और पोटास उसका जो है विशेष ध्यान रखें। और रही जल प्रबंधन की बात, तो जल प्रबंधन में आपको ये ध्यान रखना है, इसकी जो जल प्रबंधन की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं वो एक सिंचाई तो आप जो है वृद्धि के समय दे दें, ठीक है, जिस समय फसल जो है ग्रोथ कर रही है, यानी कि लगभग जो है 30-35 दिन बाद जो है आप फसल की बुआई के दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो आप सिंचाई है वो फूल आने पर, जब फसल में फूल आने शुरू हो जाए तो उस समय दी जा सकती है। और तीसरी सिंचाई जो है वो जब फलियों में दाना भरने लगे तब आपको देनी चाहिए। तो 3 सिंचाइयों का इसमें जो है देनी चाहिए। और इसमें अगर आप इसमें आपके पास 2 ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप उसमें फूल आने पर और फलियों में दाना भरने के समय जो है वो देनी चाहिए। और अगर आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो वो हमें फूल आने पर देनी चाहिए। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गोपाल प्रसाद शाही, इन्होंने कॉल किया है हमको बिहार से। पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप गोपाल जी। गोपाल जी प्रश्न कीजिए। जी सर, मेरा प्रश्न है कि बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समाप्त कर दी गई है जी, और यहाँ राज्य सरकार ने एक अपनी अलग योजना चलाई है जी। हालांकि वर्ष 2017 में यह योजना लागू थी और हमने बैंक से ऋण लेके बागवानी लगाया था, लेकिन उस समय भी बैंक ने हमारा ये फसल बीमा नहीं किया जी। और हम 17 में बाढ़ टूटने के कारण भयंकर नुकसान हुआ था तो उस बार भी नहीं मिला। लेकिन रिमोट इंटीरियर में रहने के कारण क्या हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ बिहार में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो इसका क्या तरीका होगा और अगर कोई नुकसान होगा तो इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर सुनील आपके लिए ये प्रश्न है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये योजना जो है राज्य सरकार अपने राज्य में किस फसल के लिए है और योजना लागू करना है या नहीं करना है, ये निर्णय राज्य सरकार का होता है। तो बिहार सरकार ने प्रथम 2 वर्ष तक योजना को लागू किए। कुछ उनके स्कीम का अपना एक स्कीम, फिर उसके बाद बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2018 से लागू किए हैं। उसमें उनकी अपनी एक मेथड है कैलकुलेशन देने के लिए और हमारी मेथड अलग है। उनका लमसम एक प्रीमियम नहीं लेते हैं, लेकिन वो करीब जो अगर 50% से ज़्यादा फसल क्षति होती है तो वो 10,000 रुपया, और अगर 50% से कम क्षति होती है तो वो 7,500 रुपया पर हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर तक का कुछ फसलों के लिए निर्धारित किया हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम इंश्योर्ड तक हम लोग क्षति देते हैं। इसमें राज्य सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि राज्य सरकार का इसमें दायित्व है, उनका वित्तीय योगदान है, इसलिए राज्य सरकार वहाँ नहीं कर रही है। कुछ उनका कारण रहा होगा। और जहाँ तक आप पहले बता रहे हैं कि आपने ऋण लिया था और आपका बीमा योजना का लाभ नहीं मिला, बागवानी फसलों के लिए बिहार सरकार ने बहुत कम लीची और कुछ फसलों के लिए पूर्व में अधिसूचित किया था। मैं आपसे अगर जानना चाहता हूं कि आपने किस फसल के लिए ऋण लिया था, क्योंकि जो फसल के लिए आप ऋण लिए हैं वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होना बहुत ज़रूरी है, और जब अधिसूचित होगा तभी बैंक प्रीमियम काटेगा, अन्यथा बैंक नहीं प्रीमियम काटेगा। अगर बैंक से अगर त्रुटि रह गई होगी, प्रीमियम इसलिए नहीं कटा होगा कि वो राज्य सरकार उस फसल को अधिसूचित नहीं किया होगा। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर राजस्थान से। हमको एक ईमेल लिखा है और ये पूछा गया है कि उड़द की फसल के लिए कौन सी किस्में अच्छी रहेंगी। आपसे सवाल है डॉक्टर तोमर, उड़द की अगर खेती करनी हो तो कौन सी किस्में हैं अच्छी, जिससे कि अच्छी उपज मिल सके? उड़द के लिए बहुत सारी वैरायटी हैं, जिसमें प्रमुख है मास 48 है, टाइप 9 है, और पंत उड़द 19 है, पंत उड़द 26 है, पंत उड़द 30 है, पंत उड़द 35 है, G31 है, पूसा 1 है, और इसके अलावा नरेंद्र उड़द 1 है, आज़ाद उड़द 1 है। ये इसकी वैरायटी है। ग्वालियर 2 है एक वैरायटी इसकी उड़द की। तो इनमें से आप कोई सी भी वैरायटी ले सकते हैं।
जी डॉक्टर तोमर, ये देश के किसी भी राज्य में ये सारी किस्में हो सकती हैं या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में लगानी होंगी? हाँ, इसमें जैसे बिहार के लिए है BU 119 है, बिहार के लिए BU 119 है। हाँ। और जो ग्वालियर 2 है ये मध्य प्रदेश के लिए है। बाकी टाइप 9 एक ऐसी वैरायटी है वो संपूर्ण भारत में कहीं भी लगाई जा सकती है। जी डॉक्टर तोमर, जब हमने अपनी ये फसल लगा दी दाल की, उसके बाद अगर खरपतवार का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, खरपतवार से कैसे देखभाल की जाए? हाँ, खरपतवार प्रबंधन जो है सभी दलहनी फसलों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीफ के ऋतु में जो है वर्षा होती है और उसमें फसल में खरपतवार रबी के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो खरपतवार प्रबंधन के लिए हमें शुरू से ही ध्यान रखना है। इसमें हम एक तो उस समय खरपतवार प्रबंधन के लिए हम कई तरीके से खरपतवार प्रबंधन करते हैं। एक तो जो है यांत्रिक विधि से, ठीक है, और यांत्रिक विधि में आप जो है उसमें उखाड़ कर सकते हैं, कल्टीवेटर से उसमें चला के कर सकते हैं, खुरपे से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। दूसरे जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए हम जब एक रासायनिक विधि है, रासायनिक विधि में हमें खरपतवार नाशी किस समय प्रयोग करने हैं। एक तो खरपतवार नाशी का प्रयोग हम उस समय कर सकते हैं जब हम फसल की बुआई से पहले, उसे बोलते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब आज हमें फसल को जो है कल बोना है तो उसमें खेत की तैयारी के समय ही उसमें खरपतवार नाशी को मिला देते हैं। दूसरा जो है हमें फसल की बुआई के जमने से प्री इमरजेंस बोलते हैं, यानी कि फसल की बुआई के तुरंत बाद या 1-2 दिन में उसके जमाव से पहले हम खरपतवार नाशी का उसमें छिड़काव कर देते हैं। और तीसरे जो है खरपतवार नाशी वो जो है खड़ी फसल में हम उसमें करते हैं। तो इसमें दलहनी फसलों में जो खरपतवार नाशी है वो पेंडिमेथालिन है। पेंडिमेथालिन का प्रयोग हमें जो है 3 लीटर 800 लीटर पानी में मिला के फसल की बुआई के 1 से 2 दिन के बाद कर देना चाहिए, यानी उसके अंकुरण से पहले कर देना चाहिए। तो इससे अधिकांश खरपतवार उसमें जमेंगे ही नहीं। और अगर आपके पास जो है लेबर उपलब्ध है, श्रमिकों की पर्याप्त संख्या है और सस्ती पड़ती है, तो फिर उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है कि आप 15 दिन बाद उसमें एक निराई गुड़ाई कर दें और दूसरी निराई गुड़ाई 30-35 दिन बाद कर दें। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास श्रमिकों की उपलब्धता है और श्रमिक जो है सस्ते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्षेत्र में अधिक क्षेत्र में आपने फसल को उगाया है और श्रमिकों की उपलब्धता नहीं है तो फिर आपको जो है शाकनाशी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें जैसे तो मैंने बताया पेंडिमेथालिन, दूसरी एक इमीजाथापर है, इमीजाथापर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको भी जो है आप जो है 3 लीटर के आसपास 800 लीटर पानी में मिला के और बुआई के 1 से 2 दिन यानी अंकुरण से पहले प्रयोग कर सकते हैं। तो इमीजाथापर इस तरह का खरपतवार नाशी है, उसका आप जो है खड़ी फसल में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है फसल को खरपतवार, एक और इसमें खरपतवार में ध्यान रखने की बात है कि खरपतवार की भी एक क्रांतिक अवस्था होती है। उसमें यानी कि फसल को 30 से 35 दिन तक हमें खरपतवार विहीन रखना चाहिए, क्योंकि अधिकांश खरपतवार इसी समय फसल को हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद जब फसल बड़ी हो जाए उस समय अगर खरपतवार कुछ उग भी आए खेत में तो वो फसल को हानि नहीं पहुंचाते। तो खरपतवार के बारे में सब बात आप जो है किसान भाई ध्यान रखें। तो डॉक्टर तोमर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, बहुत विस्तार से जानकारी दी है कि खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जा सकता है दलहनी फसलों की खेती में। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे
क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हेलो किसान में स्वागत है। और आपको बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और खरीफ दलहनी फसलों की खेती पर। अगर आपके पास इससे जुड़ा कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिनेश ने देवास से कॉल किया है, मध्य प्रदेश। पूछिए दिनेश, आप क्या जानना चाहते हैं? दिनेश, आप अगर अपने टीवी सेट की वॉल्यूम बंद कर देंगे तो हमें आपका सवाल ठीक से सुनाई दे सकेगा। मैडम, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। जी 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 मैडम। जी पूछिए सवाल। एक मिनट मैडम। मैडम, मैं दिनेश देवास से बोल रहा हूँ। जी दिनेश जी। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने 2018 में बीमा करवाया था आईसीआईसी बैंक में। जी। तो रबी फसल का वो बीमा अभी तक नहीं आया मैडम। जी जी मैडम। जी, तो आपसे ये रबी फसल का मध्य प्रदेश में अभी रबी 2018-19 का भुगतान राज्य सरकार अभी प्रीमियम नहीं दे पाए हैं। और कुछ डाटा अभी जो इनरोलमेंट हुआ है उसमें भी बैंक्स ने जो डेटा भरना था पोर्टल पर वो नहीं भर पाया है। कुछ उसमें निर्णय अभी होने हैं, लेकिन ये भुगतान जल्द हो जाएगी। इसके पहले जो है खरीफ 18 तक का मध्य प्रदेश में भुगतान हो गया। रबी का भुगतान जो है अतिशीघ्र होने वाला है, 2-4-5 दिन में हो जाएगा सारे में। और खरीफ 19 का जो है मध्य प्रदेश में वो भी तीव्र गति से उसकी दावा का गणना चल रहा है। जी जी सर, मतलब 18 का रबी फसल का अभी होना बाकी है। हाँ, अभी हो रहा है। अभी मतलब कुछ क्षेत्र में हो चुका है और कुछ में हो रहा है, मतलब अप्रूवल हो गया है और भुगतान के प्रक्रिया में है ये। अच्छा। जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपके सवाल का जवाब दे दिया है डॉक्टर सुनील ने। डॉक्टर सुनील, जैसा कि सवाल किया इन्होंने भी, अगर कितने किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं इस योजना से और कितना समय लग जाता है ये क्लेम मिलने में? देखिए, अभी तक जो हमारे पास जो 13.5 करोड़ किसान भाई है, उसमें से फसल बीमा योजना में 5.5 करोड़ जुड़ चुके हैं। कुछ उसके साथ साथ हमारी लिमिटेशन ये है कि राज्य सरकार जो है सभी फसलों को सभी क्षेत्रों में अधिसूचित नहीं कर रहे हैं। तो अगर सभी क्षेत्रों में होते तो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें जोड़ पाते हैं। ये कुछ राज्य सरकार की दायित्व है। इसके अलावा जो अगर किसान भाइयों को अगर लाभ देखेंगे, लाभ के विषय में 2-3 बातें को मैं बताना चाहूँगा। अभी तक किसान भाई जो है 3 साल में 13,000 प्रीमियम हम लोग को भुगतान किए हैं और उसके अगेंस्ट में हम लोग 65,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का भुगतान किसानों को कर चुके हैं। इसके अलावा किसान जो है अलग अलग तरह से लाभान्वित हुए हैं। पहले यील्ड बेस्ड होता था तो केवल उपज के आखिर में होते थे। अब जो इस फसल योजना में बुआई पूर्व से फसल कटाई के पश्चात तक सभी जोखिमों को कवर किया जाता है। इसमें राज्य सरकार अब पहले सभी को अनिवार्य किया हुआ था कि सभी जो जोखिम होंगे अनिवार्य रूप से कवर होंगे, लेकिन अब चूंकि फिर छूट दिया गया है राज्य सरकार को कि फसल और क्षेत्रों के जोखिम को देखते हुए ये निर्णय लें कि किस क्षेत्र में किस फसल के लिए कौन सा जोखिम को कवर करना है। तो इसमें बहुत सारे जगह में आप देखेंगे कि अगर किसान भाई बुआई नहीं कर पाए
तो पहले ये योजना में, पहले पुराने पूर्ववर्ती योजना में ये लाभान्वित नहीं हो पाते थे। अब अगर बुआई नहीं कर पाए तो जो सम इंश्योर्ड है उसका 25% का भुगतान अतिशीघ्र हो जाता है, जिसमें राजस्थान के किसान, कुछ हरियाणा के किसान कुछ क्षेत्रों में और तमिलनाडु के किसान मुख्यतः बहुत लाभान्वित हुए हैं। इस जहाँ खास करके ये वर्षा नहीं हो पाई जिस वर्ष में। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ जिस राज्यों में आपदा आई है उस राज्यों में भुगतान जो है, इवन बीमा कंपनियों द्वारा जितना उनको प्रीमियम दिया गया किसानों का राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, उससे ज़्यादा भुगतान किया गया है। जैसे आप छत्तीसगढ़ देखेंगे तो विगत 3 वर्षों का डाटा निकालेंगे तो किसानों को बहुत ज़्यादा भुगतान हुआ है। मध्य प्रदेश में चर्चा कर रहे थे तो खरीफ 16 में वहाँ बहुत ज़्यादा भुगतान हुआ था, 17 में भी भुगतान हुआ है, 19 में और भुगतान होने जा रही है। तो इस तरह का जहाँ जहाँ किसान को जहाँ भी फसल नुकसान हुआ है भुगतान हुआ है। और इसमें हम लोग कोशिश ये है कि सम इंश्योर्ड जो रखा गया है कि हर एक फसल का भुगतान का जो कितना भुगतान हुआ और किस प्रोपोर्शनेट से पैसा मिलेगा, तो किसान भाई को में इसका एक फार्मूला होता है। अगर किसानों को इस फार्मूला में अगर 1% का अगर नुकसान हुआ है तो सम इंश्योर्ड का 1% का भुगतान जरूर होगा। जी, तो फार्मूला बता रहे हैं डॉक्टर सुनील, और इसी तरह से भुगतान होता है अगर आपका फसल की में नुकसान होता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, जयवीर ने हमें कॉल किया है। जी, कॉलर को हम लेंगे, पहले बात करते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर जयवीर तोमर। डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम कीट प्रबंधन की बात करें तो किस तरह के कीट लगते हैं दलहनी फसलों में और किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, किस तरह से बचाव किया जा सकता है? दलहनी फसलों में जो है फली वेदक लगता है, एक जो है सफ़ेद मक्खी लगती है जो वायरस को भी फैलाती है, वायरस से रोग आते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसमें कैसिड्स लगते हैं, एफिड्स लगते हैं। तो उनके लिए आप एक तो ये है कि सबसे पहले तो आप उसमें गर्मी में गहरी जुताई अगर कर देंगे तो बहुत सारे जो है वो रोगजनक उसमें खत्म हो जाएंगे, कीटाणु जो है। और इसके अलावा उसमें जो है आप जो है फसल चक्र अपना सकते हैं, अंतर फसल ले सकते हैं। ज्वार और बाजरे के साथ लेंगे तो उसमें भी कुछ कीट जो है कम लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर कीट का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो आप उसमें कोई भी कीटनाशी जैसे कार्बारिन है उसकी 120 ग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा डाईमेथियोएट है, डाईमेथियोएट की जो है 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बना लें और उसको भी 800 लीटर पानी में मिलाकर आप जो है छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन कीटनाशी की तरफ आप तभी जाएं जब उसमें जो है कीट ज़्यादा हो। इसके अलावा नीम का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम के लिए मैं बताना चाहूँगा क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी कम है। तो नीम का ऐसा करें, आप निम्बोली ले लें, लगभग जो है 20 किलो निम्बोली ले लें और उसको जो है 50 लीटर पानी में भिगो दें और रात सुबह को उसको निकाल लें निम्बोली को, और उस पानी में 200 लीटर जो है वो उसमें पानी मिला लें और उसका अगर आप छिड़काव करेंगे तो उससे भी कीटनाशी कीटों का प्रकोप कुछ कम होगा और वो मर जाएंगे। अगर नीम का भी आप प्रयोग करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। ये भी जी, तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करें और नीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीटों की रोकथाम के लिए। आप यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हेलो किसान में। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी ने कॉल किया अमेठी यूपी से। पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। राजेश जी पूछिए सवाल। हाँ सर। जी क्या जानना चाहते हैं आप? सर हमने रबी के फसल का बीमा कराया था, सरसों का गेहूं का। जी। तो इसमें सर हमारा ये पैसा आया नहीं बीमा का, जबकि हमने बैंक पे कॉल भी किया था और टोल फ्री नंबर पे। जी। तो इसमें पैसा अभी तक आया नहीं। जी डॉक्टर सुनील। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपके फसल नुकसान हुए हैं? कॉलर का शायद कट गया। राजेश जी जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आपकी फसल में कोई नुकसान हुआ था क्या? जी ओलावृष्टि से हुआ था सर। ओला बहुत पड़े थे उस क्षेत्र में। अच्छा। बहुत ज्यादा काफी नुकसान हो गया हमारा। हाँ, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि कुछ क्षेत्रों में यूपी में ओलावृष्टि के कारण। ये ओलावृष्टि से हुआ था। हाँ, ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुए हैं। जो ओलावृष्टि में नुकसान हुए हैं उसकी सूचना अगर किसान ने ओलावृष्टि के साथ जो है वो 72 घंटे के अंदर अंदर सूचनाएं दे दिए हैं तो उनकी खेतवार आकलन करके भुगतान कर दिया गया है। कुछ किसान भाई ऐसे भी रह गए कि जो सूचना नहीं दे पाए, तो उसके लिए प्रावधान है कि अगर सूचना नहीं दी है तो कोई नहीं, उनका ऐसा नहीं कि उनका क्षति हुआ तो भुगतान नहीं होगा। इस योजना में ऐसा प्रावधान है। तो उसका जो है उपज आंकड़ा में जो क्षति हुई है उसके आधार पर वहाँ भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। इल डेटा जो है राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों को दे चुका है, दे दी गई है राज्य सरकार द्वारा, और बीमा कंपनियां उसकी गणना कर रही है और अतिशीघ्र भुगतान चल रहा है। यूपी में बहुत सारे जिला में भुगतान हो चुका है, कुछ जगह में अभी बचा हुआ है, वो भी भुगतान अभी हो जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर अंदर भुगतान हो जानी चाहिए सभी यूपी में सभी रबी के लिए। जी तो निराश ना हो राजेश जी, और 1 हफ्ते के अंदर भुगतान हो जाएगा अगर आपका भुगतान नहीं हुआ है तो। साथ ही डॉक्टर सुनील आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये फॉर्म्स कहाँ से मिल सकते हैं, और अगर ये फॉर्म भरने की कोई तारीख होती है, कोई अवधि होती है, कब कब ये फॉर्म भरे जा सकते हैं? देखिए, इस किसान बीमा इसको किसान भाई इस बीमा योजना के लिए लाभ लेने के लिए सबसे अति आवश्यक है इस फसल बीमा योजना में जुड़ना। इस फसल बीमा में जुड़ने के लिए एक निर्धारित समय किया गया है। इस फसल जैसे अभी कुछ राज्यों में फसल बीमा योजना का इनरोलमेंट जिसको कहते हैं नामांकन के लिए कट ऑफ डेट जो है 15 जुलाई रखा गया है। खास करके किसान भाई जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसान भाई जो सुन रहे होंगे उनसे अनुरोध कर रहा हूं मैं कि आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है। आप चाहिए 15 जुलाई के अंदर अंदर आप बैंक द्वारा, कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा, डायरेक्ट पोर्टल द्वारा, बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर या बीमा का कंपनी के एजेंट कुछ अपने क्षेत्र में कार्यालय खोले हुए हैं अस्थायी रूप से, वहां जाइए। कुछ जगह में राज्य सरकार के जो कृषि विभाग के बिल्डिंग है, कार्यालय है, उसमें भी अस्थायी रूप से प्रावधान किया गया है कि वहाँ किसान भाई अपना एनरोलमेंट करा पाए। तो आप जाइए कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को इसमें जुड़ना जरूरी है। बहुत सारे राज्यों में, जो अभी 2 राज्यों के अलावा बहुत सारे राज्यों में इसकी जो है 31 जुलाई कट ऑफ डेट रखा हुआ है। तो ये 31 जुलाई के अंदर जो कट ऑफ डेट है उसमें आप इनरोलमेंट कराइए। इनरोलमेंट कराने के लिए बहुत सरल तरीका है। आपके लिए 2 चीज़ें हैं, इसमें सभी तरह के किसान सम्मिलित हो सकते हैं। जो भूमि का स्वामी है
वो भी ले सकते हैं। जो किसान बटाईदार में खेती करते हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो किसान ऋण लिए हैं वो भी ले सकते हैं। जो किसान ऋण नहीं लिए हैं बैंकों से वो भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बहुत छोटा सा दस्तावेज किया हुआ है कि देखिए आप फसल में क्या फसल लगा रहे हैं, इस फसल लगा रहे हैं उसको स्व घोषणा करना है आपको कि मैं इस फसल के लिए लगा रहा हूँ। किस जमीन पर लगा रहे हैं उस जमीन का दस्तावेज जरूरी है। अगर आप भूमि स्वामी है तो आप अपना रसीद या जो भी एलपीसी कहते हैं या आरओआर कहते हैं वो आप लाके जमा कीजिए। अगर बटाईदार हैं तो आप एक स्व पत्र होते हैं जिसमें जो भूमि स्वामी है वो उसको ऑथेंटिकेट करके दे दिया जाता है कि देते हैं। इसके अलावा जो है बैंक का हम आधार नंबर कंपलसरी है। हर एक किसान को आधार नंबर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार की जितनी सब्सिडी योजना लागू हो गई है लगभग सब में आधार अनिवार्य किया गया है। इस योजना में भी आधार अनिवार्य है। इसके अलावा हम लेते हैं बैंक जो खाता है उसकी भी सूचनाएं लेते हैं कि अगर आपकी फसल नुकसान हो गए तो उसमें भुगतान के लिए कहां हम लोग दें। तो हम लोग दो तरह का लेते हैं कि अगर आप सही खाता दिए तो उस खाते में ही भुगतान करते हैं और नहीं तो आधार, इसलिए आधार बेस्ड पेमेंट हम लोग करते हैं कि जिस आधार के साथ आपका जो खाता है उसके साथ भुगतान कर दिया जाता है। ये किसान भाइयों को मैं फिर बताना चाहता हूं कि ये किसान जो बीमा राशि का भुगतान है वो सीधे सीधे किसान के खाते में जाता है। पहले ये जो बीमा राशि था पहले बैंक में जाता था, बैंक फिर किसानों को उनके खाते में डालते थे। ये हम लोग पिछले विगत वर्षों से बंद कर चुके हैं। अब सीधे जो भी फायदा है सीधे किसान के खातों में ही बीमा राशि ट्रांसफर की जाती है। जी, तो सीधे किसानों के अकाउंट में ही बीमा राशि ट्रांसफ़र की जाती है जैसे कि डॉक्टर सुनील कह रहे हैं। और अगर आपको एनरोल कराना है तो समय अवधि बताई है डॉक्टर सुनील ने 15 जुलाई कुछ राज्यों में और कुछ राज्यों में 31 जुलाई तक आप आपको एनरोल करा सकते हैं। डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने बात की कीटों की, अगर रोगों की बात करें तो किस तरह के रोग हो सकते हैं दलहनी फसलों में और किस तरह से रोकथाम की जा सकती है? रोग की बात करें तो रोग मुख्यतः जो है 3 तरीके से लगते हैं। एक तो फंगस से लगते हैं जिसमें अरहर में विल्ट है, तना सड़न है, और दूसरे वायरस से लगते हैं। वायरस वाले जो रोग हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक बार अगर लग गए तो फिर वो पूरी फसल में फैल जाते हैं। तो वायरस वाले रोग में जो है येलो मोइजक है जो इसमें लगता है, मूंग में लगता है, और अरहर में जो है स्टेरिलिटी मोइजक है, ये भी वायरस से लगता है। तो इसको जो है सफेद मक्खी फैलाती है। तो सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी भी कीटनाशी जैसे डाइमेथोएट 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से उसमें 800 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर दें तो वो सफेद मक्खी मर जाएगी और वो वायरस का वाहक नहीं बनेगी क्योंकि वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर बैठेगी तो उसमें भी वायरस फैल जाएगा। और जो आपको पौधे दिखाई दें इस रोग से ग्रसित उनको उखाड़ के या तो जला दें या दबा दें। इसके अलावा जो फंगस से लगते हैं जैसे विल्ट है, तना फडन है, उसके लिए तो आप जो है बीज उपचार, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप बीज उपचार करेंगे कवकनाशी से तो उसके लगने की संभावना कम है। लेकिन अगर फिर भी लग जाए तो उसमें जो है डाइथेन M45 एक कवकनाशी आता है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। डाइथेन Z78 है उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे आप अगर मान लिया बीज उपचार है। जी डॉक्टर तोमर, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर जो आपने दवाइयाँ बताई हैं उनका छिड़काव किया जाए तो रोगों से बचा जा सकता है। आपने समय निकाला, आपने तमाम उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। और डॉक्टर सुनील हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि कुछ सुझाव अगर आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहें कि किसी वजह से अगर वो क्लेम नहीं ले पाते या फॉर्म नहीं भर पाते तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक किसान के हम उनके द्वार तक पहुँचे और इसमें हम बहुत सफल हुए हैं। कोविड के टाइम में खास करके किसान भाई जो है बहुत सारा जगह सोशल डिस्टेंसिंग और बैंक में कारण भीड़ नहीं हो जिसके कारण से नहीं जा पाते हैं, वहाँ हम लोग ऐप के द्वारा सूचनाएं दे रहे हैं, ऐप के द्वारा उनका इनरोलमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोग वाहन चला रहे हैं एक, हाँ, उसमें पब्लिसिटी अवेयरनेस के साथ साथ हम वहाँ गांव में जाते हैं, हमारे बीमा कंपनी के सारे लोग जाते हैं, उसमें राज्य सरकार के जो स्थानीय कर्मचारी
हैं वो भी उनके सहयोग कर तो रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके, चूंकि कुछ उनके लिमिटेशन है, उनके कारण जाते हैं, जो दस्तावेज है उसकी स्क्रूटनिंग करते हैं, जो भी दिक्कत होती है वहाँ हम लोग बताते हैं इस तरह की, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हर एक तरह से किसान को चाहते हैं कि किस योजना के बारे में जाने, योजना के जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़े और इसका लाभ उठा सके, और उनके दायित्व भी बताते हैं कि किस किस चीज में आपका दायित्व है जो सूचना देना चाहिए, ताकि आपको उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी सही समय पर मिल सके। जी डॉक्टर सुनील, आपने समय निकाला, इतनी उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। और आइए अब आपको बता दें कि कल के हमारे कौन से विषय हैं जिन पर कि हम चर्चा करेंगे। कल के हमारे विषय हैं संरक्षित खेती, जिस पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही नींबू वर्गीय बागों का प्रबंधन। ये दोनों विषय हैं जिन पर कि हम कल चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि आप हमारे ईमेल आईडी जिस पर कि आप सवाल लिखकर भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम फेसबुक पर जुड़ने के लिए आप हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और हमारा पेज खुल जाएगा, जिस पर कि आप अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको बता दें हमारा कॉल सेंटर का नंबर क्या है, जिस पर कि आप कॉल कर सकते हैं। हमारा डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800111306। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आपको समझने वाला यहाँ